अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ हुमा मलिक और मेरा साथ देंगे रियासत रहमान। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले अलमनाक वाक़े के बारे में। जो हादसा पेश आया PIA के तैयारे को, PIA का मुसाफिर तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी पर गिर कर तबाह हो गया, जिसमें 97 अफराद जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं और जिंदा बच जाने वाले खुशकिस्मती से 2 अफराद जो हैं वो सिविल अस्पताल और दारुस सेहत में जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं। ये कहना है महकमा सेहत सिंध का। उनमें से और 19 मैयतों की जो है वो अब तक शिनाख्त हो चुकी है और इस तैयारे में कुल 91 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 8 अरकान अमले के थे। बहुत ही अफसोसनाक सानिया, पूरी कौम रंजीदा है इन शहादतों के ऊपर, क्योंकि हम मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि सफ़र के दौरान अगर किसी की मौत वाक़ई हो जाए या कोई हादसा पेश आ जाए तो वो शहादत का दर्जा उसको मिलता है। और बिल्कुल ये शहदा हैं, अल्लाह ताला इनकी दर्जात बुलंद करे। और बहुत ही अफसोसनाक सानिया, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, पूरी कौम इस वक्त रंजीदा है कि ये वाक़या, ये सानिया पेश आया। और यकीनन वो लोग जो भी जा रहे थे वो अपने घरों को हुमा जा रहे थे, ईद के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है उसको सेलिब्रेट करने जा रहे थे। ऐसे में इस तरह का वाक़या होना, कौम पहले ही एक वबा से नबर्द आज़मा है, पूरी दुनिया इस वक्त नबर्द आज़मा है कोविड-19 के साथ, लेकिन उसके साथ साथ ये वाक़या, ये सानिया पेश आ जाना, इब्तदाई तौर पे जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक तो जहाज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था, इंजीनियर की जानिब से क्लियर कर दिया गया था। उसके तमाम सर्टिफिकेशन कल जो CEO हैं PIA के अरशद मलिक साहब, उन्होंने भी बताया कि वो डेटा जो है वो मीडिया को दे दिया जाएगा कि जो जो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं जहाज़ की उड़ान भरने से पहले, टेक ऑफ करने से पहले, वो तमाम जो हैं इंटैक्ट थी, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। ये सिर्फ लैंडिंग के वक्त ये वाक़या पेश आया है, जिसे गो अराउंड कहा जाता है, टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट जो उन्होंने गो राउंड किया वो कंप्लीट किया, जो सेकंड गो राउंड हुआ उस पर उन्होंने ATC के साथ कम्युनिकेशन की, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है। और जब कंट्रोलर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी, वो कंट्रोलर ने पूछा कि जी कोई मसला है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मसला है, और उसके बाद फिर आवाज़ बंद हो गई। ये है सारा मामला। और उसके बाद ये बिल्कुल एयरपोर्ट के करीबी इलाका है, मॉडल कॉलोनी और जिना गार्डन का ये इलाका है, उसकी एक तंग गली में, बंद गली में ये जहाज़ गिरा। कुछ मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ, ताहम वहाँ से जाँ बहक होने वाले अफराद के हवाले से कोई अभी तक मुसद्दका इत्तलात मौसूल नहीं हो सकी कि जो रिहायशी हैं उनमें कितने लोग जाँ बहक हुए हैं। ताहम जो ईदी है उसकी सर्विसेज जारी हैं। कल से मैं देख रहा था कि वो मुस्तकिल तौर पर, और ये कहा जा रहा है PIA के CAO की जानिब से भी और लोकल इंतज़ामिया की जानिब से भी कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर, क्योंकि जो A320 है, एक जहाज़, बड़ा जहाज़ होता है, ये ATR की तरह, जी हाँ, एयरबस है, और ये ATR की तरह छोटा जहाज़ नहीं होता। अगरचे तादाद कम थी, जो एविएशन के अभी जो उसूल वज़ा किए गए थे, SOPs वज़ा की गई थी कोविड-19 को लेते हुए, तो उस तादाद को उस मलहूज़ रखते हुए उन्होंने तादाद पैसेंजर्स की, मुसाफिरों की कम रखी थी। लेकिन क्योंकि जो मलबा है वो बड़े इलाके में कहा जा रहा है कि वो फैला हुआ है, और उससे फिर लाशों का इकट्ठे किया जाना या जो बाक़ियात हैं उनका इकट्ठे किया जाना, उसमें वक्त लग सकता है, और इस वक्त हाल जो है वो काम जारी है। बिल्कुल, आपने जैसे बात की कि मलबे में वक्त लग सकता है, और मलबे में वक्त क्यों लग सकता है, ये वजह ज़ाहिर है कि गुंजान आबाद वाले इलाके में ये गिरा है, जहाँ पर ये मॉडल कॉलोनी का इलाका है कासिम आबाद में, जहाँ पहले से बड़ी डेंस पॉपुलेशन है, घरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ताहम 25 घरों को अब तक जो है वो मुतासरा मकानात को क्लियर भी कर दिया गया है, ये बताया गया है हमें DGI SPR की जानिब से। और उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि मुतासरा घरों के रिहायशी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर रिहाइश पजीर हो चुके हैं। रेस्क्यू की टीमें और रेंजर्स और दीगर इदारे और आर्मी खुद भी इस ऑपरेशन में अभी पेश है, और जाए हादसा से 97 अफराद की लाशें जो हैं वो निकाल ली गई हैं। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, हमारे सदर ममलकत की जानिब से बहुत गहरे दुख और रंज का इजहार किया गया है। आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी बहुत गहरे दुख और रंज का इजहार किया गया है, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो फौरी तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। और अरशद मलिक की जानिब से जो CEO हैं PIA के, उन्होंने ये वादा किया है कि बहुत ही शफाफ जो है वो इसकी तहकीकात कराई जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल।
और ये ज़रूरी है कि शफाफ तहकीकात हों, जो सच है वो लोगों के सामने आए। ले ताहम इसमें जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कुछ मीडिया के हलकों की जानिब से किया जा रहा है, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कुछ एंकर्स वो अपनी आई डोंट नो उसको रेटिंग कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड्स करवा के और उसके बाद फिर उसको वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर ये जाने बगैर, अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि पीआईए के पास अभी इब्तदाई रिपोर्ट नहीं पहुंची, हुकूमत के पास अभी उस तरह से इब्तदाई रिपोर्ट नहीं पहुंची, तो उन नाम नहाद जो लोग हैं, हमारे मीडिया के भी लोग हैं जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, उनके पास फ़ौरन और उसके बाद फ़ौरन उसे तरदीद भी कर दी कि जी ये जाली इब्तदाई जो रिपोर्ट आई ये जाली रिपोर्ट है। तो या तो हम एंकर्स को या इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इतने एक्सपर्ट्स हों कि किसी दूसरी फील्ड में कोई हादसा पेश आया हो और हम फ़ौरन से उसका जवाब दे दें, तो ये अलग बात है। तो हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं इस तरह से, और कुछ इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कल से मीडिया में कुछ लोग नाम नहाद एक्सपर्ट्स के तौर पे सामने आ रहे हैं और अजीबोगरीब तज्जिए पेश किए जा रहे हैं। तो खुदारा इससे गुरेज किया जाए। ऑलरेडी कौम एक रंजीदा गम में है, रंजीदा है, एक अफसोसनाक सानहा पेश आया है, बजाय से कि जिसे कहते हैं कि वो आप ज़ख्मों पे मरहम रखें, नमक पाशी के तौर पे इस वक्त इस तरह के बयानात आना, इस तरह का तज्जिया आना जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इससे गुरेज करना चाहिए। और इस वक्त हमें कौम के तौर पे उभरना होगा, हमें सामने आना होगा। कोई सिंध की हुकूमत नहीं है, कोई विफाक की हुकूमत नहीं है, सब पाकिस्तानी हैं, सब मिलकर आगे आएंगे और दाद रसी भी कोशिश करेंगे उन ख़ानदानों की जाए, उन ख़ानदानों के साथ जो है इज़हार ताज़ियत भी किया जाए, इज़हार यकजहती भी किया जाए जिनके अपने उनसे बिछड़े हैं। तो अपने तो हम पाकिस्तानियों के भी थे कि जिनसे बिछड़े हैं, और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो है वो ताज़ियत का इजहार कर रही है। पूरी दुनिया, जैसे आपने कहा कि पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं सदर ममलिकत से ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं, वज़ीर आज़म से ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा से ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। तो यकीनन ये एक सानहा है, इसे हमें एक कौम के तौर पर लेना होगा। और यकीनन जो रिपोर्ट है, ये जो तहकीकात है, वो उन ख़ानदानों का पूरा पूरा हक है, पाकिस्तानियों का पूरा पूरा हक है कि एक जहाज़ जिसे क्लियर कर दिया गया, जिसकी सर्टिफिकेशंस क्लियर थी, जिसने उड़ान भरी और वो उसने कोई तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 1.5 घंटा पौने 2 घंटे आपको जो है वो इस्लामाबाद से कराची लगते हैं, लाहौर से थोड़ा टाइम कम लगता है। तो वो प्रॉपरली अपने मुकर्ररा जो वक्त है उससे होता हुआ वो लैंडिंग के सिर्फ चंद मिनट पहले ही जी हाँ ये हादसा जो है पेश आया, जो कि अफसोसनाक हादसा है। इस हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए और ये कहा जा रहा है कि 1 माह लग सकता है इंक्वायरी में। बिल्कुल इंसानी जान है, इस पर ना तो कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग होनी चाहिए और ना ही गैर मुसद्दिका और गैर मुस्तनद खबरें जो हैं वो फैलाई जाएं, क्योंकि जिनके प्यारे इस हादसे में चले गए हैं वो यकीनन आपकी इस गैर मुसद्दिका और गैर मुस्तनद खबरों से जो है वो ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जहाँ तक इन्होंने तहकीकात की बात की, तो अभी तो फिलहाल ब्लैक बॉक्स को डीकोड करने में कम से कम 1 माह का अरसा दरकार होता है, उसके बाद जो है वो तहकीकात शुरू की बिल्कुल ठीक है जी। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। अब्दुल सत्तार खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी है सिविल एविएशन से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सत्तार खोकर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी आवाज आ रही है आपको? जी आई कैन हियर यू लाउड एंड जी अब्दुल सत्तार खोकर साहब आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन सकता हूँ जी आपको। जी अब्दुल सत्तार खोकर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, क्लियरली आ रही है। जी अब्दुल सत्तार खोकर साहब फरमाइएगा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस वक्त तक क्या इतलात मौसूल हो सकी हैं, हम अगर बात करें रेस्क्यू और रिलीफ के हवाले से, और जिस इंक्वायरी के हवाले से बात की जा रही है, कब तक कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी टीम, कब तक इस पे काम होगा? ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, ये जो वजारत है, जो हवाबाजी की वजारत है, ये उसका मैंडेट है, उसने ये कंडक्ट करनी है। थोड़ा आगाह कीजिएगा। जी पहले तो रेस्क्यू के हवाले से कल रात तक का ये अपडेट था कि जी हेलो हेलो जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी आप बात जारी रखिए। जी तो कल रात का अपडेट ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको जो है आर्टिफिशियल लाइट्स की रोशनी में भी उसको कंटिन्यू रखा जाना था, और वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो वो उसमें कराची में जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो उस पर काम करती रहेंगी। आपका दूसरा सवाल था इसके इंक्वायरी के हवाले से,
तो हमारा एक इदारा जिसको पहले सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड कहते थे और उसको अब रीनेम करके एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड उसको कर दिया, और वो इस तरह के जो सीरियस इंसिडेंट्स हैं या खुदा न खास्ता क्रैशेस हों उनको वो इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है। कल रात हमने फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल से एक उस पे 4 रुकनी कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दी और उसको नोटिफाई कर दिया है। मेंबर्स कौन कौन से हैं सर इसमें? जी, उसमें जो प्रेसिडेंट AIB है एयर कमोडोर उस्मान गनी, वो प्रेसिडेंट है उसके, और उसके साथ उनके 3 मेंबर्स हैं जो उसमें शामिल होंगे। एक विंग कमांडर मलिक मोहम्मद इमरान हैं, ये एडिशनल डायरेक्टर हैं टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ये भी उसी AIB से इनका ताल्लुक है। ग्रुप कैप्टन तौकीर, ये ऑपरेशंस के इन्वेस्टिगेटर हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स सेफ्टी बोर्ड, ये कामरा में बेस्ड हैं ये। और चौथे जो साहब हैं वो नासिर मजीद हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑपरेशंस, और इनका ताल्लुक भी AIB से है। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें इंक्वायरी के हवाले से वजाहत करूंगा कि इनको जो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इन्हें हमने कहा है कि ये एक प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट जो है वो 1 महीने के अंदर ये तैयार करके तो उसको मिनिस्ट्री को सबमिट करें। ठीक है। अब जो इसकी प्रॉपर इंक्वायरी है वो उसमें एक लेंथी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। जैसे अब आपको पता है कि ये एयरबस थी, एयरबस कंपनी फ्रांस में बेस्ड है, इसके इंजन जहां कहीं भी बनते होंगे उस कंपनी को भी वो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। अब और उन्हीं मुल्कों की जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज हैं और इस तरह के जो उनके सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड हैं वो भी उसमें साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। ये जो इन्वेस्टिगेशन है अभी इसका जो ब्लैक बॉक्सेस हैं, ये दोनों ब्लैक बॉक्स जो हैं वो इनको भिजवाए जाएंगे कंपनीज को, उसको उसमें से वो खोल के उसके अंदर से डाटा रिट्रीव करते हैं। अच्छा अब्दुल सत्तार खोखर साहब, आपने बताया कि अभी डिकोड भी होना है ब्लैक बॉक्सेस, तो कल एक जो साउंड क्लिप है या साउंड बाइट है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ट्रैवल कर रही है, कुछ प्राइवेट मीडिया ने उसको चलाया भी है, तो क्या वो सिविल एविएशन अथॉरिटी है जो ATC है, कंट्रोल रूम है, जो कंट्रोल टावर है, वहाँ से वो आवाज़ जो है फिर वो मीडिया तक पहुंची है, सोशल मीडिया तक पहुंची है, या उस आवाज़ का कोई ताल्लुक नहीं है? मैंने इसके बारे में सिविल एविएशन अथॉरिटी से उनसे राब्ता किया। ये कई ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए आप पायलट्स की कंट्रोल टावर के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको आप ये कमर्शियली अवेलेबल जो आपके वायरलेस सेट हैं उनके जरिए आप सुन सकते हैं। और अगर ये जेन्युइन है तो ये किसी बाहर से किसी ने उसको क्लिप को रिकॉर्ड करके तो उसको वायरल किया है। बाहर से कैसे हो सकता है? कम्युनिकेशन के तो 2 ही जराए हो गए, या तो एयरक्राफ्ट होगा या फिर ATC होगा, तो दरमियान में कोई और कैसे आ सकता है? नहीं, अब जो कमर्शियली अवेलेबल आपके जो वायरलेस सेट्स हैं उनके जरिए आप सुन सकते हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। तो अभी मैं उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर मैं उसकी तस्दीक कर सकता क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा कोई सिविल एविएशन से अभी तक ऐसी चीज मुझे नहीं इंडिकेट हुई। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुमकिना तौर पे क्या वजूहात आप समझते हैं कि हो सकती हैं? मेडे कॉल से क्या पता चलता है? मेडे कॉल आपकी एक डिस्ट्रेस कॉल होती है कि जिसमें आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को या जो भी सराउंडिंग्स में हो उनको आप अपना बताते हैं कि जी मैं इस वक्त खतरे में हूँ, सीरियस ट्रबल में हूँ। और जैसे ही मेडे कॉल आई उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उनको रनवे की अवेलेबिलिटी का उनको बताया, और उसके बाद फिर जो था उसने अपने इंजन के लॉस का उसने रिपोर्ट किया पायलट ने। ठीक है। तो यही इसमें अभी तक जो हमारा है कि ये टेक्निकल फॉल्ट कोई उसमें डेवलप हुआ, और अब अगर उसमें हमें ये देखना होगा कि जी 1 इंजन था या 2 इंजन थे, तो उसमें अभी तक यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। फरमाइएगा आप उस्ताद साहब, ये कहा जा रहा है कि एयरबस हो या बाकी उसमें 2 इंजन होते हैं, तो दोनों इंजन बड़ा सेपरेटली इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली काम कर रहे होते हैं, कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता। यानी ऐसा ही है जैसे कि एक इंजन से कहते हैं कि पूरा आप जो मैं एनालिसिस सुन रहा था कि पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो आप ट्रेवल कर सकते हैं एक इंजन के साथ, ये इतनी पार होती है। तो अचानक से 2 इंजन का डाउन हो जाना, कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा जुनैद जमशेद साहब जो हैं जिस जहाज में उनकी शहादत हुई थी, वो भी सेम मामला हुआ था कि दोनों इंजन जो है डाउन हो चुके थे। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये पॉसिबिलिटीज होती हैं कि दोनों इंजन एक ही वक्त में डाउन हो जाए?
जो आपने हवेलियां क्रैश की बात की है, उसके अंदर 2 इंजन का फेलियर नहीं था। अच्छा, वो अभी उसकी रिपोर्ट फाइनल स्टेज में क्योंकि तैयार वो पब्लिक हो तो रही हुई नहीं है, और इसलिए वो क्या सराइयों जी, में बात हो रही है। वो अभी पब्लिक अभी शॉर्टली हो जाएगी। उसमें कल रात मैंने प्रेसिडेंट एआईबी से उस पर अपडेट लिया था, तो उसका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो इन्होंने शेयर किया हुआ है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, दूसरी कंपनीज जो इसमें, जैसे वो जहाज एटीआर कंपनी का बना हुआ था, उसके प्रैट एंड विटनी के कनाडा के उसके इंजन थे, और एक अमेरिकन कंपनी ने उसका प्रोपेलर बनाया हुआ था। ठीक है। तो वो उन कंपनीज को फाइनल ड्राफ्ट वो भेजा गया है कि वो उसको देख लें और उसके बाद वो ये पब्लिक कर दी जाएगी इंशाल्लाह। तो उसमें 2 इंजन की इन्वॉल्वमेंट, जहां तक मेरे नॉलेज में है, 2 इंजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अच्छा, आपने जो दूसरा सवाल है कि क्या 2 इंजन फेल हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। इट इज रेयर, लेकिन हो जाते हैं। अब एक वो आपने मूवी भी देखी होगी जो रियल इंस्टेंस के ऊपर बनी है। न्यूयॉर्क से जहाज ने फ्लाई किया और जैसे ही वो टेक ऑफ कर रहा था तो एक बड़ा गौल परिंदों का उसने आके उसको हिट किया और उसके दोनों इंजन फेल हो गए। पायलट के पास मुड़ने की जगह नहीं थी और उसने पानी में हुडसन रिवर के अंदर उसने लैंड किया। इस पर मूवी भी बन चुकी है। जी बिल्कुल देख। सो इस तरह ये रेयर है दोनों इंजन का फेलियर, लेकिन ये मुमकिन होता है जी। ठीक है, इस जहाज से भी बताया तो यही जा रहा है कि कुछ परिंदे टकराए लैंडिंग के वक्त। इस पे भी आप कोई वो नहीं कर सकते। हमें अभी तक कोई उसके वो वहाँ पे कोई ऐसे ट्रेसेस मिले नहीं है। ऐनी शाहिदीन के हवाले से कोई अगर बयान सामने आया हो? अभी सिर्फ क्या आ रही होगी जी। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अभी थोड़ा सा हम राब्ता भी कर रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन जो आप तक इत्तलात हैं, रेस्क्यू का काम जो है वो कहाँ तक पहुँचा है और मजीद कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि जो फैसल ईदी साहब, उनका ये कहना है कि 2 से 3 दिन, और जो CEO PI है उनका भी कहना है 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो अभी अपडेट क्या है इस हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से अगर हम बात करें तो? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि उसमें खुदा न खास्ता जो जिनकी शहादत हो चुकी है उनकी बॉडीज का, उनके रिमेन्स को उसमें से कलेक्ट करना, वो एक चीज है। और दूसरा जो उसमें है कि जब भी ऐसा क्रैश होता है तो जहाज के एक पुर्जा जो अवेलेबल हो उसको रिट्रीव किया जाता है। और इसकी जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो जितने पार्ट्स मैक्सिमम अवेलेबल हो जाएं उनको एक हैंगर के अंदर उनको मिला के एक जहाज का वो इकट्ठा किया जाता है। फिर जिस पार्ट को इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो उसको एनालाइज किया जाता है। तो इस लिहाज से तमाम पार्ट जो हैं जहाज के, जहां जहां पे भी वो गिरा। और मैं आपको थोड़ा सा इस पे इजाफा कर दूं कि कल रात को जो हमारे वीडियो लिंक पे मीटिंग हुई थी उस पे COBIA ने उस पर रिपोर्ट किया कि ये जहाज की लैंडिंग आके एक स्ट्रीट के अंदर हुई और उसके अंदर जब ये आके जमीन से टकराया जहाज और इसका फ्रंट एंड जो था वो जहाज से डिटैच हो गया और फर्स्ट रो में पैसेंजर जो बैठे थे वो अपने कदमों पे चल के तो जहाज में से निकल गए। लेकिन उसके साथ ही फिर आग लगी और उसके बाद फिर बाकी लोगों का उसमें से निकलना मुमकिन नहीं रहा था। लेकिन वो जो एक साहब डॉक्टर जफर मसूद शायद उनका नाम है, जी बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं ये जी, वो अपने कदमों पे चल के वहां से सिर्फ 2 ही अफराद चलकर बाहर आ पाए होंगे ना? बिल्कुल, क्योंकि 2 जाने ही बच पाएंगे, सिर्फ 2 अफराद ही बाहर आ पाए होंगे। जी, अभी तक तो यही जो रात की हमारी डिस्कशन थी उसमें इसी का एक हुआ कि ये बिल्कुल मौजूदाती तौर पर ये इनकी जिंदगी अल्लाह ताला ने बचाई। बिल्कुल जी। अब्दुल सत्तार साहब फर्दर फरमाइएगा कि अक्सर बात की जाती है कि जी के जितनी भी रिपोर्ट्स फजाई हादसे होते हैं उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं होती और शायद वो किसी को बचाने की कोशिश की जा रही होती है। माजी में हमने यही देखा कि रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। थोड़ा मुझे अपना सवाल जी, मैं सवाल अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये जो मीडिया में और जो बाकी बातें हो रही हैं तो आप उस पर यकीनन अथॉरिटी आप कमेंट कर सकते हैं और उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। तो ये फरमाइएगा कि ये रिपोर्ट्स पब्लिक क्यों नहीं होती, क्या वजह है? लोगों तक बात जो वजूहात हैं वाकयात के सानिहात के, बूजा एयर को ले लें, ATR के हादसे को ले लें, बाकी मामला को देखें तो रिपोर्ट्स अब तक पब्लिक नहीं हुई सर। तो लोगों की तशवीश मेरे नॉलेज में है जी 1965 शायद कट ऑफ ईयर है, उससे पीछे की जो रिपोर्ट्स हैं वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। उसके ऑनवर्ड जितने भी जो कंप्लीटेड रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं।
अभी लोगों की जो काफी दिलचस्पी उस चीज में है कि वो जो जमशेद साहब मरहूम की वाली फ्लाइट की हवेलियां क्रैश, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। यकीनन हम सबको उसका इंतजार है कि फाइनल वर्जन हमें पता चले कि क्या है, लेकिन वो होपफुली सून हम उसको रिपोर्ट को भी अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे, और ये जो सारा रिकॉर्ड है ये एक्सेसिबल है, कोई भी उसको देख सकता है जी। और इसमें कोई चीज छुपाने वाली चीज शायद अगर कोई एक फर्द रिपोर्ट बनाता हो तो वो हो सकता है मुमकिन, लेकिन ये पूरी टीम होती है और उसमें आपके इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स वो साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो सर ऐसा नहीं एक हादसा हुआ था एयर ब्लू का भी बड़ा दिलखराश सानिया हुआ था मागला हिल्स के ऊपर, उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक हो गई है, आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है जी? जी, मेरे नॉलेज के मुताबिक तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे मौजूद है जी। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल सत्तार साहब जी, आप सवाल करने चाह रही हैं? जी, अब हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि जो अरशद मलिक साहब ने वादा किया है पब्लिक कर दी जाएगी रिपोर्ट इस हवाले से भी, और कितने अरसे में कर दी जाएगी? देखिए जी, जो हमने कमेटी को नोटिफाई किया है वो कमेटी सेक्रेटरी एविएशन को रिपोर्ट करेगी, नॉट टू सिविल एविएशन अथॉरिटी, नॉट टू PIA। ठीक है। तो ये इसी को बिल्कुल वो रखने के लिए, ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, क्योंकि इसमें एयरपोर्ट कोई भी जब हादसा होता है तो उसमें एयरपोर्ट सर्विसेज का भी हो सकता है फॉल्ट हो सकता है कोई एरोनॉटिकल या रडार कंट्रोल का कोई फॉल्ट हो या एयरलाइन का हो। तो इसीलिए अब इसमें जो एविएशन पॉलिसी नई जो है 2019 की, उसमें एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है उसको डायरेक्टली वो अब सेक्रेटरी एविएशन को रिपोर्ट करता है, किसी इदारे को नहीं। जी, अब्दुल सत्तार साहब ये भी बताइएगा कि ये क्योंकि A320 जो है वो एयरबस बड़ा जहाज को कहा जाता है, तो इसका जो टेक्निकल लेवल होता है इंजीनियर्स का और या फिर पायलट का, यकीनन वो तो किसी शक के बगैर बहुत ही ज़बरदस्त होता होगा, और जिन पायलट की शहादत भी हुई है, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दीजिएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जी तमाम सर्टिफिकेशन मुकम्मल थी, किसी किस्म का कोई एपरेंट टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, और 10 साल से ये जहाज जो है फ्लाई कर रहा था। थोड़ा इस हवाले से भी बैकग्राउंड दे दीजिएगा कि जहाज में कोई मसला नहीं था। कल रात की जो हमारी डिस्कशन थी उसकी बेस पे मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इस जहाज की जो लाइफ है ये 16 साल थी। ठीक है। ये तकरीबन 6 साल पहले PIA के फ्लीट में ड्राई लीज पे इंडक्ट हुआ था ये, और अभी एक और जो कहा जा रहा है कि जी ये जो फ्लाइट सस्पेंशन है उसकी वजह से, तो ऐसा नहीं है। 21 मार्च के बाद से लिमिटेड फ्लाइट्स चल रही हैं और इस जहाज ने 8 फ्लाइट्स की हैं। अच्छा, और डोमेस्टिक की है सर? जी, डोमेस्टिक की है फ्लाइट्स? ये नहीं पता मुझे, इसकी तफसील ली जा सकती है, लेकिन 8 फ्लाइट्स जो हैं वो टोटल ये कर चुका है। 8 फ्लाइट्स आफ्टर लॉकडाउन में ईज के बाद? जी, 21 मार्च को जब हमने फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड किया उसके बाद इस जहाज ने 8 फ्लाइट्स की हैं, क्योंकि PIA लिमिटेड फ्लाइट्स करता रहा। अभी आके हमने रिसेंटली डोमेस्टिक खोली हैं, लेकिन कुछ जो बाहर स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज हैं उनको लाने के लिए भी जहाज इस्तेमाल होते रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा आपका सवाल है कि जी उसके मेंटेनेंस के हवाले से, तो जहाज का जो मेजर एक चेक होता है जिसे A चेक कहते हैं, वो भी मार्च 2020 में ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है। और इसके बाकी जो कल हमें तफसीलात मालूम हुई थी कि उसमें जो इसका लैंडिंग गियर है उसकी इंस्टॉलेशन 2014 में हुई, और इस तरह से ये रेगुलरली मेंटेन्ड। और एक और आपका था कि जी इंजीनियरिंग का, तो जो भी स्टाफ होता है उनको एक पर्टिकुलर जहाज के लिए उनको ट्रेन किया जाता है जी, और वो अपने अपने जहाज के मामले में बिल्कुल उनको टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं लोग, और उसमें और फिर उसके बाद ये है कि हर फ्लाइट से पहले प्री फ्लाइट चेक भी होता है। और मैं आपको और भी बताना चाहूँ कि कल मीडिया में एक और भी चीज चल रही थी कि जी उसमें ये डिसइंफेक्शन नहीं होती, और ये वो, तो हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट SOPs बनाई हैं ये। और मेरा ख्याल है तादाद A320 जो है इसकी टोटल कैपेसिटी ज्यादा पैसेंजर्स की है, तादाद कम रखने की भी यही वजह थी कि SOPs को फॉलो करना है। जी बिल्कुल, हमने डोमेस्टिक ऑपरेशन के लिए ये लाजमी रखा है कि 2 मुसाफिरों के दरमियान कम से कम 1 सीट खाली रखी जाए, और जहाज की आखिरी रो जो है उसको भी खाली रखा जाए कि इनकेस अगर ड्यूरिंग फ्लाइट अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे बाकी मुसाफिरों से हटा के तो उस मुसाफिर को या क्रू मेंबर को पीछे आखिरी सीट पे शिफ्ट किया जा सके।
ठीक है। अच्छा, ये ज़रूर बताएगा कि अगर कुछ जो खुशकिस्मती से बच जाने वाले 2 पैसेंजर्स थे, उनसे अगर कुछ हक़ाइक़ मालूम हो पाए हों, क्योंकि अगर लैंडिंग में प्रॉब्लम था या लैंडिंग गियर्स नहीं खुल पा रहे थे, तो क्या मुसाफिरों को कुछ मतला किया गया? अभी मुझे उस चीज का नहीं, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जहाज ने अपने डेजिग्नेटेड 1:05 पे ये लाहौर से उड़ा था और जी। अपने डेजिग्नेटेड टाइम पे ये कराची पहुंच गया है। इसको लैंडिंग की इजाजत मिली। ये लैंड करते करते ये दोबारा टेक ऑफ कर गया। ये पायलट की मर्जी होती है, अगर वो कंफर्टेबल है तो वो लैंड करे या वो दोबारा अगर सर्कल करके, इन दिस केस पायलट ने उसको सर्कल किया और कंप्लीट जब वो अपना सर्कल करके उसने रनवे को दोबारा अप्रोच कर रहा था तो उस वक्त उसने ये मेडे कॉल दी। ठीक तो है। रनवे 25 जो है उसके लिए अवेलेबल था, उसके सामने उसी को वो अप्रोच कर रहा था। उसने एटीसी ने उसको रनवे दोनों रनवे की ऑप्शन दी हुई थी कि वो जिस पे भी चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। तो वो रनवे 25 को वो अप्रोच कर रहा था और उसने उसी दौरान ये है कि वो 1 किलोमीटर के फासले पे जो लेस देन 1 मिनट रह जाता है तो ये सानिया पेश आया। ये हो जी गया जी। जी, सानिया हो गया। ठीक है अब्दुल सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया। डिटेल में आपने बताया कि जो इस वक्त तक मालूमात पहुंच चुकी हैं आप तक, अथॉरिटीज़ तक, और ख़ास तौर पे जो इंक्वायरी के हवाले से बात है वो भी बताया गया कि, और ये भी मेरे लिए तो यकीनन एक न्यूज़ ही है कि एयर ब्लू और बोजा एयर की जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक कर दी गई हैं। उसको भी हम चेक कर लेंगे उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके। अभी सिंध हुकूमत जो है वो भी काम कर रही है, जो कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर इन्वॉल्व हैं, और किस नहज पे काम किया जा रहा है, कितनी कोऑर्डिनेशन मज़ीद दरकार हो सकती है। बात करते हैं ताज हैदर साहब से, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम ताज हैदर साहब। जनाब जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है पीटीवी न्यूज़ पे स्पेशल ट्रांसमिशन में। हैदर साहब फरमाइएगा कि इस वक्त जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो आपकी इत्तला के मुताबिक किस नहिज पे है, कितना हो चुका है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि कितने दिनों में ये मुकम्मल हो जाएगा? जी जी हाँ, ये कोई 20 मकान जो हैं मेरी इत्तला के मुताबिक वो तबाह हुए हैं और वो मलबा है और उस मलबे में से जो है वो लोगों को निकालने का काम जारी है। लेकिन इसमें एक दुश्वारी एक तो वो आ रही है पतली गलियों की वजह से, जी जी। लेकिन छतों के ऊपर से होके गए हैं लोग, मशीनरी को उधर से मूव किया है। बहरहाल इसमें ज्यादा तेजी भी नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि वो कोई और स्ट्रक्चर गिर जाए, टूट जाए, तो दुश्वारियां आ रही हैं। लेकिन इन चीज़ों का पहले से इंतज़ाम होना चाहिए और मेरे ख्याल से हम बहैसियत मजमूई हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि कल को कोई हादसा हो सकता है, और उसके लिए ज़रूरी जो हिफाजती इंतजाम हैं वो पहले से कर लिए जाए ताकि ऐसे हादसे वक़्त पज़ीर ना हो। मेरे ख्याल से ये एक नेशनल कल्चर बन गया है। अब इंक्वायरी भी होगी, सब होगी, लेकिन जो असल चीज़ है कि जहाज़ों की मेंटेनेंस जो है वो एक पेशा वाराना तौर पे की जाए, क्योंकि एक के बाद एक एक्सीडेंट हो रहा है, इंक्वायरी होती है जी। लेकिन असल चीज़ वो है कि पीआईए एक ज़माने में मतलब दुनिया की कितनी एयरलाइनों के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट थे कि वो जहाज़ अपने कराची भेज के और उनकी मेंटेनेंस पीआईए से कराते थे। ये एक इंजीनियरिंग लेवल था, पीआईए का जो प्रिसीशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था वो तमाम, अब मुझे लगता है कि वो स्टैंडर्ड नहीं रहे और शिकायतें भी सुनने में आती हैं कि वो मेयार नहीं रहा मेंटेनेंस का, और जो तजुर्बेकार लोग थे वो रिटायर कर दिए गए। जिया साहब के ज़माने में इतने लोग निकाले, और दुनिया की कई एयरलाइनें इस वक्त पीआईए के लोगों की बनाई हुई है कि शुरू में उनको लिया गया, हवाबाजों को भी और इंजीनियरों को भी, और उन्होंने पूरी पूरी एयरलाइनें खड़ी कर दी, ख़ास तौर से गल्फ कंट्रीज की। लेकिन हमारा नुकसान ये हुआ कि हमारे वो जो माहिरीन थे वो हमारे हाथ में नहीं रहे। ठीक है।
ताज हैदर साहब, ये बताएगा कि कराची में अपनी नौयत का ये पहला बड़ा हादसा है। कराची से जाने वाली फ़्लाइट्स को तो हादसात पेश आए होंगे यकीनन माजी में भी, लेकिन कराची आने वाली फ़्लाइट्स को ये पहली दफ़ा देखने में आया है कि कोई बड़ा हादसा पेश आया है। बड़े डीप रूटेड मसाइल भी सामने आ रहे हैं कि क्या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के बीच में ये एयरपोर्ट का होना भी एक बहुत बड़ी वजह है इस बड़े नुकसान के होने में? नहीं, वो ये आप सही कह रही हैं कि थिकली पॉपुलेटेड एरिया की तरह, और जो दूसरा अपने शाह फैसल बेस का एयरपोर्ट है वो तो बिल्कुल उसके तो बहुत करीब तक मकान आ गए जी। यानी उस पर कई दफा मैंने लैंड किया है सरकारी फ्लाइट्स में, तो वो बिल्कुल रनवे खत्म होता है और मकानात शुरू हो जाते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से देखने की जरूरत है कि जी। इसको कैसे, और दूसरे कम से कम हाई राइज जो है वो एयरपोर्ट के करीब नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ताज हज़रत साहब, ये बताइएगा कि जो रेजिडेंट्स हैं, जिस आपने 20 मकानों का जिक्र किया है कि उन्हें नुकसान पहुंचा है कुली तौर पे, जुज़वी तौर पे, तो जिसके रहायशी हैं उनके हवाले से क्या इतलात मौसूल हो सकी हैं आप तक कि उनमें क्या कोई जो है कोई शख्स जो है वो जाँ बाग तो नहीं हुआ? अगर जो लोग बच गए हैं तो क्या उनको प्रॉपरली महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है? अल्टीमेटली उन्हें भी छत चाहिए रहने के लिए, तो इस हवाले से क्या सिंध हुकूमत ने इंतजाम किए हैं? कल शाम को ही चीफ मिनिस्टर ने 2 डिप्टी कमिश्नर्स की ड्यूटी लगा दी थी जी कि वो उनको शिफ्ट करें और उनके रहने का और खाने पीने का और इन तमाम चीज़ों का इंतजाम करें। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो उस मलबे के अंदर दबे हुए हैं और जब तक वो मलबा पूरा नहीं हटाया जाता उस वक्त तक सही सूरत हाल वाज़े नहीं होगी। लेकिन जो लोग हैं जो अफेक्टेड हैं उनको तो हुकूमत की तरफ से देखा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर खुद पहुंच गए थे जाया, ठीक है। हमारे 3 मिनिस्टर्स भी इस काम पे लगे हुए थे, फिर हमारी इंतजामिया है जो कर रही है। लेकिन आप ये सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन ये ना हो तो बेहतर है, ये हो ही ना हादसा इसको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा हैदर साहब, ये फरमाइएगा कि कराची के किन हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और हस्पतालों का जो अमला है क्या उतनी तादाद में मैसर है? ऑलरेडी हम एक वबा है उसका मुकाबला कर रहे हैं और डॉक्टर्स उसमें हरावल दस्ते के तौर पे सामने, और अब जैसे सबको मालूम है कि कराची इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। कराची को कोविड-19 या सिंध को कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर पंजाब है और उसके बाद बाकी जो सूबे हैं वो आते हैं। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए जो अमला है उसकी अवेलेबिलिटी, फिर छुट्टियों का मामला भी है, और कौन कौन से अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है? जी नहीं, वो तो सरकारी अस्पतालों में कर दी गई है और वो डॉक्टरों को बुलाया गया है सबको, ठीक है। लेकिन मजमूई तौर पे जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्रैश कर गया है। और उसमें क्योंकि इतनी बड़ी तादाद हो रही है और फिर जाहिर है कि अपने जो तिब्बी अमला है उसको अपनी हिफाजत का भी वो होता है, तो काफी मसाइल हैं उसमें। अब मैं अपनी हुकूमत की तारीफ करता रहूं कि साहब हमने ये कर दिया, इससे बात नहीं बनती। काफी मसाइल आ रहे हैं और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो भी काफी मतलब गुरेज करते हैं कि कहीं ये मरीज जो आया है इसको कोई इन्फेक्शन ना हो, ये ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत बुरी तरह से फैला है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी कौम एक बहादुर कौम है जो खतरात की परवाही है, ठीक है। और इस वक्त जो मार्केटों में आप रश देख रहे हैं जिस तरीके से, तो वो हमारी फजूल खर्चियां और एक बच्चों को लेके जिस तरीके से माएँ आ रही हैं, तो कुछ पता नहीं होता कि किस हद तक ये इन्फेक्शन फैल चुका है। बिल्कुल ठीक है। ताज हैदर साहब, ये बताएगा कि PIA हादसे के हवाले से बात कर लेते हैं, कोविड-19 तो अपनी जगह, बताएगा शनाख्त का अमल में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? कितने अफराद की शनाख्त हो पाई है अब तक? मैं समझ नहीं पाया बात आपकी। जी बताइएगा, शनाख्त के अमल में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? कितने अफराद की शनाख्त हो सकी है अब तक? मेरे ख्याल से 18 अफराद की तो शनाख्त हो चुकी है, ठीक है, लेकिन इसके लिए तो बाकायदा DNA है जिसके रिजल्ट भी हफ्ते भर में आती हैं। जी ठीक है। ताज हैदर साहब जी आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बता रहे थे सिंध हुकूमत का
मौक़िफ़ और किस तरह से काम किया जा रहा है। बड़े चैलेंजेस हैं हुमा इस वक्त। लोग जो हैं वो घरों से बेघर भी हैं, क्योंकि 20 से 25 मकानात के हवाले से बताया जा रहा है कि तंग गली में जाके इस जहाज़ ने जब क्रैश लैंड किया तो उन घरों को हिट हुए, और अभी तक उन घरों में क्या कोई बात हुई है नहीं हुई, इसके हवाले से मुसद्दिक़ा तौर पे बात सामने नहीं आई, क्योंकि जब तक के मलबा हटा नहीं लिया जाता, जब तक के बाक़ियात जो हैं वो इकट्ठी नहीं कर ली जाती हैं और उससे DNA लेकर और शनाख्त नहीं हो जाती, तो ये मालूम करना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे कि ताज हैदर साहब ने भी कहा कि जो लोग हैं जो मुतासर हुए हैं इससे, जिनके मकानात मुतासर हुए हैं, जो बेघर हुए हैं, उन्हें सिंध की जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, वो कोशिश करके तो उन्हें रीलोकेट कर रही है और जगह के ऊपर मुंतकिल कर रही है, और उन्हें खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है कि ताकि उनका ख्याल भी रखा जा सके। किरण, उनके लिए भी बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि आप अपने घरों में आराम से हों और एक अचानक से एक उस्ताद आन पड़े, एक ऐसी आफत आन पड़े, तो काफ़ी हद तक मुश्किलात का उनके लिए भी सामना है। बिल्कुल, ताज हैदर साहब ने जैसे कहा कि इलाका मकीनों की भी बड़ी तादाद अभी जो है वो मलबे तले दबी जो है, इसका खदशा है। तो मेरा ख्याल है एक तजवीज़ ये भी हो सकती है यासिर के जिन लोगों को इलाका मकीनों में से रेस्क्यू किया गया है, उनसे पूछगछ की जा सकती है कि उनके घर में कितने अफराद थे, कौन कौन मिसिंग है। लेवल पे हो ही रहा है, लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया कि गलियां तंग हैं, काफी गलियां तंग हैं और अप्रोच करना मुश्किल है। कल में थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकेगा ना कितने अफराद जो हैं। एदी साहब को भी मैं देख रहा था कि वो भी काफी परेशानी मुब्तला थे, और वो कह रहे थे कि जी जो बॉडीज जो हैं वो जलकर खाकस्तर हो गई हैं, अब वो भी बड़ा मुश्किल है उनको रेस्क्यू करना। और क्योंकि इन मनाजिर को हम क्या अल्फाज में इनको बयान कर सकते हैं, बड़ा दिल रंजीदा है, बहुत ही दुखी माहौल इस वक्त पूरे पाकिस्तान का। अब ईद क्या ईद होनी है और क्या खुशी उसकी ईद की होनी है कि जब अपने अपनों के साथ इतना बड़ा सानिया पेश आ गया हो और पूरा पाकिस्तान इसको गमगीन हो। बहरहाल हम उन शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कर सकते हैं, और हम ये दुआ कर सकते हैं कि फ़िज़ाई हादसे में किसी की जान ना जाए तो बेहतर है। इंसान वैसे भी तो हादसात के लिए दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला चलते फिरते इंसान को ले जाए, लेकिन किसी हादसे में इंसानी जान ना गंवाई जाए, तो यही दुआ इंसान को करनी चाहिए। बिल्कुल जी, हादसात से पनाह की दुआ करनी चाहिए। हेल्थ केयर सिस्टम के मसाइल अपनी जगह हैं, कोविड-19 के चैलेंजेस अपनी जगह हैं, और कोविड-19 के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी अपडेट करती चलूँ कि गुज़श्ता 24 घंटे में जो है 34 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और दुनिया मुल्क में इस वक्त हमारे जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है। तो ईद कहाँ हो सकती है हमारी, जब हमारे प्यारे बहन भाइयों के घर में बड़ा सोगवार माहौल है। तो नाज़रीन, इसी नोट के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा, न्यूज़ ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।